का डेली करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं 7 फेब का। तो इसमें सबसे पहले न्यूज़ आ रही है कि पीएम रोल्स आउट द E20 फ्यूल एट इंडिया एनर्जी वीक 2023। तो देखो E20 अभी तक क्या चल रहा था, E10 चल रहा था और अब क्या स्टार्ट हो रहा है अपना E20। ठीक है, मतलब ये टारगेट तो पहले ही अनाउंस हो गया था, 2 साल पहले ही अनाउंस हो गया था और इनफैक्ट ये बोला गया था कि हम 2030 तक E20 अचीव करेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसको अब नहीं, मतलब पहले ही अनाउंस हो गया था कि इसको अब हमने टारगेट को E25 तक करना है। अब ये E20 क्या है, E20 मतलब जो आपका पेट्रोल 80% पेट्रोल लिया है, ठीक है, तो उसमें 20% जो है उसमें इथेनॉल डालेंगे, तो वो E20 हो गया। तो E20 जो है आपका ब्लेंड ऑफ दिस, और ये जो आपका इंडिया एनर्जी वीक है ये कौन ऑर्गेनाइज करा रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंड इज अ ब्लेंडेड मोटर फ्यूल कंटेनिंग इथाइल अल्कोहल कम से कम 99%। और ये कहाँ से डिराइव होता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो डिराइव होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से। ठीक है, एंड शुगर केन बेस्ड प्रोडक्ट्स तो हैं ही, उसके अलावा क्या अलाउड है, राइस, सरप्लस राइस फ्रॉम FCI एंड मेज। ठीक है, जो आपका मक्का होता है तो वो भी अलाउड है। एंड द गवर्नमेंट हैज़ बिन इम्प्लीमेंटिंग इथेनॉल ब्लेंडेड। तो अभी तक क्या जो है E10, तो ये अपना टारगेट पूरा हो चुका है, 10% इथेनॉल वाला, 90% पेट्रोल। तो ये अपना टारगेट पूरा हो चुका है जून 2022 में, पिछले साल ही हो चुका है। एंड अब जो है टारगेट वो 225 का रखा गया है। ठीक है, देन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस तो ऑब्वियसली ये तो सिंपल है, लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल होगा। ठीक है, क्यों, एंड ऑफर्स इक्विवेलेंट एफिशिएंसी एट लोअर कॉस्ट देन पेट्रोल। ठीक है, कॉस्ट भी कम पड़ेगी, इंपोर्ट जो हम करते हैं पेट्रोल का वो काफ़ी कम हो जाएगा ना, तो इंपोर्ट बिल, अचीविंग द एनर्जी सिक्योरिटी एंड लोअर क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल। तो एनर्जी सिक्योरिटी है ना, इन द सेंस इंपोर्ट बिल, तो हमारा जो हम सारा ऑयल तो बाहर से मंगाते हैं मोस्टली, तो हमारा जो है प्लस लो कार्बन इकॉनमी, क्योंकि पॉल्यूशन भी थोड़ा कम होगा, इंपोर्ट बिल कम होगा, उतना इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो 20% तो हम जो है हर उसमें यूज़ करेंगे अगर अपना इथेनॉल, तो इथेनॉल तो हम घर पे बना रहे हैं, मतलब इंडिया में बना रहे हैं। इनेबल लोकल एंटरप्राइजेज एंड फार्मर्स टू पार्टिसिपेट इन द एनर्जी इकोनॉमी। तो जो लोकल एंटरप्राइजेज एंड फार्मर्स, ये कैसे, क्योंकि जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो इनसे लिया भी तो जाएगा ना बनाने के लिए, तो इनको भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, एनर्जी इकोनॉमी में इनका भी भागीदारी रहेगी। देन व्हाट आर द मेजर्स टेकन टू इम्प्रूव द इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो यूनियन बजट में जो है एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी ऑन द अनब्लेंडेड फ्यूल। तो अगर अनब्लेंडेड फ्यूल है, जैसे 100% पेट्रोल हो गया, तो इस पर जो है एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी लगेगी, तो डिस्करेज करने के लिए, ताकि लोग ये यूज़ ना करें ज़्यादा। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है एक्सटेंडेड टू ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज। तो डिस्टिलरीज को जो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम दी जा रही है। यूज़ ऑफ ऑटोमोटिव फ्यूल, ये इन्होंने पहले अनाउंस किया था, E12 भी किया था, E15 भी किया था। ठीक है, अमेंडमेंट टू द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए होंगे जो इसमें अभी तो नहीं एक्सप्लेन कर रखे, तो रिलेटेड टू इथेनॉल ही किए होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें ये क्या है कि पीएम ने जो है आपका साउथ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है प्रोजेक्ट, उसको स्टार्ट किया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड एट, कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तुमाकुरू, जो कि कर्नाटका में है, एज पार्ट ऑफ द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। तो आपके जो कर्नाटका में तुमाकुरू जो लोकेशन है वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वहाँ से एज पार्ट ऑफ द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। तो हमारा जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम है अब हम साउथ इंडिया में भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, तो कृष्णपट्टनम है आंध्र प्रदेश का, तुमाकुरू हो गए, एंड पुनेरी इन द तमिलनाडु, तुमाकुरू इन दी कर्नाटका एंड पुनेरी इन द तमिलनाडु। तो ये आपके आइडेंटिफाई हुए लोकेशन, तो ये लोकेशन थोड़ी याद रखनी है, कृष्णपट्टनम इन द आंध्र प्रदेश, तुमाकुरू इन कर्नाटका एंड पुनेरी इन तमिलनाडु। ये आपके प्रायोरिटी नोड्स हैं जो कि चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए नोड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है, तो चेन्नई जो आपका तमिलनाडु है उससे ऊपर आपका ये कर्नाटका में बेंगलुरु, तो इससे इसके बीच में, ठीक है, ये अब इस तरीके से होते हुए ये, तो NICP इट एम्स टू प्रमोट वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अभी इसके बारे में बता रखा है कि NICP जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम है ये क्या है। तो ये क्या है आपका, वही वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बनाना। ठीक है, और हमारी जो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं इंडिया में उनको डेवलप करना। ठीक है, हर जगह जो है एक रीजनल जो इम्बैलेंस रहता है वो हटे और हर जगह एक जो है ग्रोथ मिले। ठीक है, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ फॉर सेटिंग अप द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ठीक है, तो
प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, मतलब कि एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पे भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश होगी तो उसको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए और भी चीज़ें चाहिए होती हैं वहाँ पे बिल्डअप करने के लिए ना, एवरीथिंग। तो उसको सब कुछ वहीं पे आसपास जो है उसको, आसपास नहीं तो प्रॉपर तरीके से उसको इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स ऐसी हों कि उसको हर चीज़ वहाँ पे मिल जाए। लाइक आपने वहाँ पे रेल भी बना दी और समथिंग लाइक दैट, कि आपने सब कुछ उसको पूरा जोड़ दिया है कि उसको कोई दिक्कत ना हो उस पर्टिकुलर लोकेशन में सेटअप करने के लिए। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाज द फर्स्ट कॉरिडोर जो कि 2011 में लिया गया था, ठीक है, दिल्ली टू मुंबई। सब्सिक्वेंटली फिर अमृत कोलकाता आया था, CBIC वाइजैक चाइना, ठीक है, बड़े CBIC चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, एंड ईस्ट कोस्ट वाला, ये सब आपने प्रोजेक्ट्स में ऐड किया गया कि हम ये बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे हमारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एक अमृतसर से कोलकाता भी जाएगा, ठीक है, अमृतसर से कोलकाता। देन चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो चेन्नई से बेंगलुरु को जोड़ेगा। वाइजैग जो अपना आंध्र प्रदेश में है टू चेन्नई। देन बेंगलुरु मुंबई है, उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर है। देन हैदराबाद नागपुर है, हैदराबाद वारंगल है, ठीक है। देन हैदराबाद बेंगलुरु है, एक्सटेंशन ऑफ CBIC टू कोची वाया कोयम्बटूर एंड दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये आपके कुछ कॉरिडोर हैं, एग्जैक्टली 32 प्रोजेक्ट्स है इन 4 फेजेस अंडर 11 कॉरिडोर्स। तो 11 कॉरिडोर्स में 32 प्रोजेक्ट्स एंड 4 फेजेस में चलेगा, ठीक है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो ये आपका मेंस के लिए हो गया इम्पॉर्टेंट। नाउ क्यों चाहिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, तो ये तो जनरल है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को फोस्टर करने के लिए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हब, जब वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट आएगी ऑब्वियसली, स्मार्ट सिटीज़ विद बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टू अनलेश द मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल, हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल को अनलेश करना, ठीक है, रेजिंग इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP। देन टू एक्सपैंड द इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल, बेटर लिविंग एंड सोशल फैसिलिटीज़ मिलेगी वर्कफोर्स को। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या रहेंगी इस प्रोजेक्ट के, क्या है, लैंड पार्सल्स जो हैं वो इमीडिएट अलॉटमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है। तो क्या होता है, इन जनरल बहुत डिले चलते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है आपको लैंड जो है आपको इजीली इमीडिएटली दे दिया जाएगा, मिल जाएंगे। स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस जो रहेंगी वो आपकी पहले ही ले ली जाएंगी, जैसे कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेनी है, कुछ भी लेना है तो वो सारी पहले ही ले ली जाएंगी, तो कोई डिले नहीं होगा फर्दर। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट जो है वो यूनिफाइड डेवलपमेंट का एक ट्रस्ट बनाया गया है, ठीक है, जो इसको जो है हैंडल करेगा सारी चीज़ों को। ओके, तो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि जो आपका अर्थक्वेक आया है टर्की एंड सीरिया में, और वहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं मर गए हैं, और अभी तो ये इतने दिखा रहे हैं, अभी आज के न्यूज़पेपर में और भी ऐड हुए हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं आपके वहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से जो है उनकी डेथ हो गई है। तो एक बार हम लोकेशन देख लेते हैं टर्की और सीरिया की, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा मैप हो गया। तो ये देखो, इंडिया है, पाकिस्तान गए, अफगानिस्तान गए, और ये अपना सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो गई, ठीक है। देन ये है अपना ये हमारा सऊदी अरेबिया, बहरीन, जॉर्डन, इराक, ये हमारा ईरान है, ठीक है, ये पूरा ईरान हो गया। देन दिस इज़ सीरिया, और सीरिया के ऊपर जस्ट टर्की हो गया, ये हमारी मेडिटेरेनियन सी हो गई, ठीक है। एंड यूक्रेन के बिल्कुल इधर ये आपकी जो है वो ब्लैक सी है। जूम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, देखो ये जो है आपकी दिस इज़ दी ब्लैक सी, दिस इज़ द ब्लैक सी एंड दिस इज़ द मेडिटेरेनियन सी। यहाँ हमारा टर्की है, ये अपना सीरिया, तो ये अपना अफ्रीका। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा था न्यूज़ में कि जो आपकी अफ्रीका वाली प्लेट है, और जो आपकी कलर कोई और लिख के बताएं क्या, ये जो आपकी अफ्रीका वाली प्लेट है, और जो आपकी यूरेशिया वाली ऊपर वाली जो प्लेट है, और ये अपनी अरेबिया वाली प्लेट हो गई, ठीक है। तो ये जो इन तीनों की जो है इन तीनों के टक्कर पे, और ये अपनी जो टर्की वाली है दैट इज़ एनाटोलिया प्लेट, वो क्या है, एनाटोलिया टर्की वाली, ठीक है। तो वापस न्यूज़ पे आते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा है, पावरफुल अर्थक्वेक्स इन टर्की एंड सीरिया लीव, ये छोड़ो, हाँ, हिट इनिशियली बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 7.8
अर्थक्वेक जो है आपका आफ्टर शॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा लगे हैं इनिशियल क्वेक के बाद। तो मैग्नीट्यूड जो है वो आपका सिस्मिक एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई है हाइपो सेंटर पे, उससे डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो रिश्टर स्केल और मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, ये दोनों और भी बहुत सारी जो है मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक स्टैटिक का ही पार्ट है। ये मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल एक नया है। देन रीजन वेयर द अर्थक्वेक हैज स्ट्रक लाइज अलोंग अ सिस्मिक फॉल्ट लाइन। तो इनकी जो ये कहाँ पे पड़ रहा है आपका, एनाटोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक है जो। ठीक है, तो दिस इज जो आपका टर्की वाला पार्ट हो गया, ये आपका एनाटोलियन प्लेट है। ठीक है, दैट रन्स थ्रू द नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न टर्की। सिस्मिसिटी इन दिस रीजन इज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन। अब इंट्रैक्शन किसके बीच में हुई थी, जो आपका नीचे अफ्रीका पड़ेगा, देन ऊपर आपका यूरेशिया पड़ेगा और इधर हो गया अपना अरेबियन प्लेट। ठीक है, तो इनके बीच में इंट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे जो है सिस्मिसिटी डेवलप होती है। अरेबियन प्लेट जो है आपका, इसमें पता चला है कि जो ये आपका नॉर्थवर्ड मूव करता है, अरेबियन प्लेट मूव कर रहा है, विच रिजल्ट्स इन अ स्लाइट वेस्टवर्ड मूवमेंट। जो एनाटोलिया प्लेट है, यहाँ पे हमारा अरेबिक वाला हो गया। ठीक है, तो ये अपना अफ्रीका वाला हो गया और यहाँ पे अपना एनाटोलिया है। तो ये जो है अगर ये नॉर्थवर्ड जा रहा है तो इसने इसको पुश किया और ये इस तरफ वेस्ट की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो वेस्टवर्ड मूवमेंट हुई एनाटोलियन प्लेट के, वेयर टर्की इज लोकेटेड, एंड जिसकी वजह से ऑब्वियसली अर्थक्वेक है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक्स टू ओकर इन द रिसेंट टाइम। अभी स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक क्या होता है हम देखेंगे। एंड स्ट्रिक अलोंग द ईस्ट एनाटोलिया फॉल्ट जोन। तो यहाँ पे जो डिफरेंट फॉल्ट जोन है, तो इसमें ईस्ट एनाटोलिया वाले फॉल्ट जोन में आपका ये आया है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स जो होते हैं ये वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल फ्रैक्चर्स वेयर ब्लॉक्स हैव मोस्टली मूव्ड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो मतलब जो ब्लॉक्स हैं वो तो आपके हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो फॉल्ट्स हैं ये आपके देखे जाएंगे, तो अगर ये आपके अर्थ का वो है तो आपके ऐसे वर्टिकल उसमें दिखेंगे, और आपके जो ब्लॉक्स हैं वो ऑब्वियसली ऐसे मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली। तो टू प्लेट्स जो हैं दे मूव पैरेलल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, तो ये अगर एक ये प्लेट है और ये तो पैरेलल में मूव कर रही हैं लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस फॉल्ट में इसे क्या कहते हैं, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। टर्की ब्रिजेस कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप, एशिया, डिवाइडेड बाय डार्डेनल सी ऑफ मार्मारा एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो ये तो जो है ये तो अलग से एक ना ये जो है ना डार्डेनल सी ऑफ मार्मारा एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, तो इसको हम कल वाली वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में दिखा दूंगी। ठीक है, तो मैप में तो ये कहाँ पे ये पड़ता है और ये इंपॉर्टेंट है। डार्डेनल स्ट्रेट कहाँ है, सी ऑफ मार्मारा कहाँ है, बॉस्फोरस कहाँ है, तो ये मैं आपको बता दूंगी। ओके, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय बुल्गारिया, ग्रीस इन द नॉर्थ वेस्ट। ये सब हम कल देखेंगे। जो मैपिंग वाला पार्ट है, जो स्पेसिफिक मैपिंग वाला पार्ट है, उसे हम कल देखते हैं। ठीक है, तो वो बेटर रहेगा क्योंकि हम एक साथ ये सारे देख लेंगे। ओके, नाउ देखो, गवर्नमेंट सेटअप्स द पैनल ऑन डिजिटल कंपटीशन लॉ फॉर रेगुलेशंस। अब ये जो पैनल है, तो इन्होंने क्या पैनल बनाया है, जो आपके डिजिटल कंपटीशन लॉ है, ठीक है, उसकी रेगुलेशंस के लिए पैनल बनाया है। ये क्योंकि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस होती हैं इनकी, जो मोनोपोली चलाते हैं ना ये डिजिटल कंपनी वाले, एक तो मोनोपोली भी चलाते हैं अपनी। ठीक है, और जैसे हमने पढ़ा था, मतलब न्यूज़ में काफ़ी आया था कि जैसे गूगल है, तो अगर आपके गूगल के जो ऐप वो कौन सी है, वो प्ले स्टोर है, जो हाँ प्ले स्टोर, तो उसमें भी जब कोई ऐप अपनी वो ऐड करवाते हैं तो उसमें भी वो उनसे काफ़ी पैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए तो पैनल विल बी चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं उसको इस पैनल को चेयर करेंगे, एंड डिफरेंट रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को ये देखेंगे, डीलिंग विद द चैलेंजेस इमर्जिंग फ्रॉम द डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है उनको डील करने के लिए। डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है, आपकी वही इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट यूज डिजिटल इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज एज की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल है। इंडिया का जो कंज्यूमर डिजिटल इकोनॉमी है, ठीक है, ये अगर आप देखोगे 2020 में अगर ये हमारा कुछ अराउंड 500 बिलियन था, तो ये आपका 1 ट्रिलियन मार्केट बन जाएगी बाय 2030 इंडिया की। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि जब इतना ग्रो होने वाला तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी सही से कोई तो होना चाहिए। तो पैनल जो है वो
आपका जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है फॉर डिजिटल मार्केट्स थ्रू अ सेपरेट लेजिस्लेशन, उसको भी एग्जामिन करेंगे कि क्या एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए डिजिटल मार्केट्स के लिए थ्रू अ सेपरेट लेजिस्लेशन, ठीक है। इट एम्स एट आइडेंटिफाइंग द इश्यूज इन द मार्केट बिफोर हैंड। एक्स एंटे का मतलब यही है कि पहले ही मार्केट में क्या इश्यूज हो सकते हैं वो आपके आइडेंटिफाई करना। तो करंटली जो कंपटीशन एक्ट 2002 है वो रेगुलेट करते हैं प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कंपटीशन, ठीक है। देन अर्लियर, इससे पहले क्या हुआ था कि एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट आई थी जिन्होंने डिस्कस किया था सेवरल टाइप्स ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, ठीक है, बाय बिग टेक कंपनीज। ये जो बिग टेक कंपनीज हैं जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, ये जो है क्या एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे सेल्फ प्रेफरेंसिंग, ठीक है, अपने आप को खुद ही प्रेफरेंस करना, प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी और सेल्फ प्रेफरेंसिंग, ठीक है, बाकियों को नहीं लेकिन अपने आप को ही, मतलब अपने ही प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मार्केट उसको टॉप उसमें दिखाना। एडजेसेंट एजेंसी बिल्डिंग एंड टाइंग, ठीक है, डेटा यूसेज, यूज़ ऑफ नॉन पब्लिक डेटा, ठीक है, तो डेटा जो है नॉन पब्लिक डेटा उसको यूज़ करना। एडजेसेंसी बिल्डिंग एंड टाइंग, तो मतलब लोग जो है आपने किसी से टाई अप कर लिया और फिर आप उसी के प्रोडक्ट बार बार दिखा रहे हो टाइप्स। मर्जर एंड एक्विजिशन करते हैं, ठीक है, जो इनको लगता है कंपटीशन में आ रही है कोई कंपनी, उसको उठा के जाके खरीद लेते हैं। प्राइसिंग एंड डीप डिस्काउंटिंग, हाँ डीप डिस्काउंटिंग देंगे ताकि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में चलें और इन बाकियों के नहीं। जैसे अमेज़ोन क्या करता है, अमेज़ोन का क्लाउड टेल करके एक है, इनकी खुद की कंपनी है वो क्लाउड टेल। तो जब आप सर्च करोगे ना, एक तो ये पैसे जो है कोई भी आपने कोई क्लोथिंग मटेरियल, क्लोथिंग बोल लो या मतलब कोई भी मान लो कि कोई भी जो नॉर्मल जैसे मैगी का पैकेट फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, तो क्या करेंगे क्लाउड टेल वाले बेचेंगे और फिर इनका जो प्राइस है ये अपने प्राइस भी बहुत कम रखते हैं। और क्लाउड टेल किसका है, अमेज़ोन का ही है। जो बाकी के जो उसमें सेलर्स होंगे, ठीक है, उनका जो है वो महंगा दिखेगा तो लोग क्या करेंगे क्लाउड टेल वाला लेंगे, लेकिन लोगों को ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं होती कि ये क्लाउड टेल किसका है, अमेज़ोन का है, तो पैसा किसको जा रहा है, फाइनली अमेज़ोन को ही जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे काम भी ये करते हैं, डीप डिस्काउंटिंग वगैरह भी देते हैं। एक्सक्लूसिव टाइप्स, ये हाँ एक्सक्लूसिव टाइप, जैसे कई बार देखा होगा कि ये फ़ोन पर्टिकुलरली फ्लिपकार्ट में ही मिलेगा और कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये भी आपका ये इनके एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है। सर्च एंड रैंकिंग प्रेफरेंसेस, ठीक है, तो हाँ ये मतलब कुछ ऐसे रैंकिंग वगैरह दे दी टाइप्स, तो फिर क्या होगा कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही ऊपर दिखेगा जिससे इनके टाइप है। रिस्ट्रिक्टिंग द थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, ठीक है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को रिस्ट्रिक्ट करना। एंड एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, इनकी इन सब में मतलब ये क्या करते हैं, जो है इनकी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो है शो होती हैं। कि फिर आपकी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट जो इन्होंने सबमिट की थी रिपोर्ट, उसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। क्या दी थी कि फ्रेम अ डेफिनेशन फॉर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट डिजिटल इंटरमीडिएरीज। तो ऐसे जैसे आप सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट डिजिटल इंटरमीडिएरीज, जैसे हमारे बैंक्स होते हैं सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, कि वो बैंक्स अगर नहीं होंगे या अगर उनमें कुछ मतलब उन बैंक में अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो अपनी पूरी जो बैंकिंग इकॉनमी पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे ही इन्होंने बोला था, जैसे कि हमारे ICICI हो गया, ठीक है, HDFC हो गया एंड SBI, ये तीन हैं अभी जो हमारे बैंक इम्पॉर्टेंट है, सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि रिपोर्ट कमेटी ने बोला कि आप सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट डिजिटल इंटरमीडिएरीज को डिफाइन करो एक, ठीक है, तो टू काउंटर द मोनोपोली एंड सेपरेट डिजिटल कॉम्पिटिशन एक्ट बनाओ, सेपरेट डिजिटल कंपटीशन एक्ट बनाओ ताकि फेयर ट्रांसपेरेंट कॉन्टेस्टेबल डिजिटल इकोसिस्टम बने। स्पेशलाइज्ड डिजिटल मार्केट यूनिट होनी चाहिए विद इन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो इस एक्ट को रेगुलेट करती है ना, तो उनके लिए इन्होंने बोला कि डिजिटल मार्केट्स यूनिट बनाओ, ठीक है, ताकि वो क्लोजली मॉनिटर कर पाएँ इनको कि ये कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस तो फॉलो नहीं कर रही, ताकि जो छोटे छोटे कंपनीज जो भी उभर के आती हैं उनको ये एक्वायर कर लेती हैं या समथिंग लाइक दैट, तो वो सब ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस ना करें। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन डेटा यूसेज फॉर एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड एंड कर्ब्स ऑन द डीप डिस्काउंटिंग बंडलिंग टाइंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। नाउ 50 ईयर्स ऑफ इंडिया साउथ कोरिया डिप्लोमेटिक टाइज, यहाँ पे आते हैं, ये न्यूज़ है। तो इंडिया और साउथ कोरिया के जो हैं रिलेशंस, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अब 50 साल हो गए हैं इसको।
ठीक है। तो बायलैटरल कॉन्सुलर रिलेशन जो हमारे स्टार्ट हुए थे 1962 में हुए थे। 1973 में इसको हमने डिप्लोमेटिक टाइज में बदल दिया था, एम्बेसडर लेवल। ठीक है, तो पहले जो है 62 में स्टार्ट हुए थे, 73 में इसको डिप्लोमेटिक उसमें बदल दिया था, अब 2023 आ गया है। की एरियाज ऑफ एंगेजमेंट क्या है? बोथ साइंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की थी, ठीक है, उसको अपग्रेड कर दिया था स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2015। तो हमें क्या याद रखना है कि अभी क्या है? स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड डिफेंस कॉपरेशन लाइज एट द हार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप। तो डिफेंस कॉपरेशन तो स्ट्रैटेजिक है, तो डिफेंस तो आई गई। देन इकोनॉमिक, सेपा जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, ये हमने इनसे साइन किया। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन अग्रीमेंट साइन किया। देन 22 में ट्रेड बिटवीन द टू नेशंस रीच एन ऑल टाइम हाई, टारगेट इज़ टू रीच $50 बिलियन बाय 2030। ठीक है, तो हमारा जो ट्रेड है हम चाहते हैं कि $50 बिलियन हो जाए, अभी उसका हाफ है अराउंड। ठीक है, देन कोरिया प्लस इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया था। ठीक है, कोरियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए उसको फैसिलिटेट करने के लिए। देन कल्चरल लेवल पे हमारे क्या है? किनशिप एंड बुद्धिस्ट कनेक्शंस हैं, ये तो बुद्धिस्ट कनेक्शन है, ठीक है जी। एंड अकॉर्डिंग टू सामगुक यूसा जो कि आपका प्रिंसेस फ्रॉम अयोध्या, एक प्रिंसेस जो है अयोध्या से, उनकी शादी हुई थी किम सूरो ऑफ गया कॉन्फिडरेसी कोरिया एंड बिकेम द क्वीन हुर इन 48 AD। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि अयोध्या से एक प्रिंसेस थी, उनकी शादी हुई थी यहाँ पे, एंड वो उनका नाम फिर वहाँ पे वो क्या बन गई? क्वीन हुर बन गई थी जो। ठीक है, तो ये किनशिप टाइज में आ गया एक तरह से। देन आपके अदर्स, फर्स्ट 2+2 डायलॉग जो है आपका वो हुआ 2021 में, एंड सिनर्जाइजिंग इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी विद साउथ कोरियाज न्यू सदर्न पॉलिसी। ठीक है, तो साउथ कोरिया की जो हमारी न्यू सदर्न पॉलिसी है उसको सिनर्जाइज करते हैं विद इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो 2+2 डायलॉग होता है ये आपका जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन ऑफिस, ठीक है, जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, बिटवीन द टू नेशंस। देन 30th एनिवर्सरी ऑफ द इंडो रशियन फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1993। देखो 1993 में जो इंडो रशियन फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी उसके 30 साल हो गए हैं। ठीक है जी, तो ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन, ये जो ट्रीटी थी 1993 की, इसने किसको रिप्लेस किया था? ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन 1971, जब हमारा इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, जब बांग्लादेश ने हेल्प मांगी थी इंडिया की और फिर पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, उस टाइम पे जो साइन हुई थी उसको इसने रिप्लेस किया था 1993 बिटवीन द इंडिया एंड द USSR में हुई थी। 1971 एग्रीमेंट एक्सपायर्ड, वाई? बिकॉज ऑफ द सिग्नेटरीज जो है USSR हैड सीज टू एग्जिस्ट। जो 1991 में, हाँ 1991 में USSR जो है पूरा टूट गया था, ठीक है, फिर रशिया बना और बाकी सारी कंट्रीज अलग हो गई। तो की एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या है इंडिया और रशिया के बीच में? तो पॉलिटिकल क्या है? एनुअल समिट बिटवीन द इंडियाज PM एंड रशियन प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग मैकेनिज्म सिंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑफ 2000। ठीक है, तो एनुअल समिट जो होते हैं इंडिया के PM और रशियन प्रेसिडेंट, ठीक है, वो एक आपका हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल डायलॉग मैकेनिज्म है। तो PM जो है और वहाँ के प्रेसिडेंट है, तो हाईएस्ट ही हो गया। देन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आपका अब हमारा बन गया था स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग यहाँ पे भी है, फॉरेन एंड डिफेंस। ठीक है, ये कोरिया के साथ भी है और ये US के साथ भी है, एंड आई थिंक फ्रांस के साथ भी है। डिफेंस में रशिया इज़ द मेजर सप्लायर ऑफ इंडियाज़ मेजर डिफेंस आइटम्स। ठीक है, तो मेजर सप्लायर है रशिया आपके, ये तो सबको पता है। S-400 हमने इनसे ली थी। ठीक है, INS विक्रमादित्य, ठीक है, इसका नाम बाद में विक्रमादित्य पड़ा, तो ये वहाँ से लिया। और ये ब्रह्मोस तो जो है जॉइंट कॉपरेशन है दोनों का। देन इंटरनेशनल या मल्टीलैटरल कॉपरेशन, तो कहाँ पे है? UNSC में परमानेंट जो सीट हम मांग रहे हैं तो रशिया उसको सपोर्ट करता है। देन एक्टिव एंगेजमेंट एट योर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट सच एज ब्रिक्स, ठीक है, और SCO शंघाई कॉपरेट जो है हमारा कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड IN जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसमें दोनों ही पार्ट लेते हैं, दोनों ही हैं इसके पार्ट। देन ट्रेड एंड कॉमर्स में आपके बायलैटरल टाइज जो हैं ट्रेड, ये इतने $1 बिलियन थे। ठीक है, एंड टारगेट्स कितने हैं? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट हम $50 बिलियन कर लें, एंड बायलैटरल ट्रेड $30 बिलियन कर लें बाय 2025। ठीक है, तो
इनमें से आई थिंक ये याद कर सकते हैं, बायलैटरल ट्रेड कितना कर सकते हैं हम, $30 बिलियन बाय 2025। कोरिया का कितना था, कोरिया में था हमारा $50 बिलियन बाय 2030, और ये और 5 साल पहले यहाँ 30 करना चाहते हैं, ठीक है। बोथ द नेशंस एंजॉय स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन द न्यूक्लियर एनर्जी, कुदनकुलम प्लांट है ना, हाँ वहाँ पे हमारा जो है रशिया के साथ कॉपरेशन है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। Now, remission. Supreme Court has turned down the Uttar Pradesh government pledge to not bind the governor with a deadline of 3 months to decide on the remission place of convicts serving the life term. तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उनके पास गई थी सुप्रीम कोर्ट पे लेके कि आप जो है गवर्नर को बाइंड मत करो कि वो 3 महीने की डेडलाइन हो टू डिसाइड ऑन रेमिशन प्लेस। जो कन्विक्ट्स हैं जो आपकी सज़ा के लिए रेमिशन मांगते हैं रेमिट करने के लिए, तो जो लाइफ टाइम सर्व कर रहे हैं उनको, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया, ठीक है। रेमिशन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस, सिर्फ आप रिडक्शन कर रहे हो सेंटेंस में, ठीक है जी, एंड मतलब टाइम कम कर रहे हो। आर्टिकल 161 जो है वो गवर्नर को पावर देता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये आपको वैसे स्टार्टिंग का ही पार्ट हो गया। तो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, इस पे आते हैं। स्ट्रेंथनिंग द इंडिया EU रिलेशनशिप एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, 3 वर्किंग ग्रुप्स जो हैं फॉर्म हुए हैं इसमें, इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल्स में। तो क्या हुए हैं, एक तो आपका डिजिटल कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज, डिजिटल गवर्नेंस एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। फिर एक ग्रीन और क्लीन एनर्जी से रिलेटेड हो गया, और एक आपका वैल्यू चेन से रिलेटेड हो गया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड रिलियंट वैल्यू चेन्स, ठीक है। तो वैल्यू चेन से रिलेटेड है, एनर्जी रिलेटेड हो गया, और कनेक्टिविटी रिलेटेड हो गया, डिजिटल। देन TTC एक स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है जिससे दोनों पार्टनर्स जो हैं चैलेंजेस जो भी क्रिएट होंगे एट द नेक्सस ऑफ ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, सिक्योरिटी में, तो उससे रिलेटेड है। एंड ये पहला सच मैकेनिज्म था इंडिया के लिए, एंड सेकंड फॉर EU आफ्टर US और EU के बीच में भी ऐसा है, ठीक है। एंड ये कब हुआ था, पिछले साल हुआ था ये, ठीक है। विवाद से विश्वास 1, विवाद से विश्वास 1, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने रिलीफ प्रोवाइड किया था MSMEs को अंडर दिस स्कीम, ठीक है। तो क्या ये है, ये आपकी अनाउंस हुई थी बजट की स्पीच में अभी वाले में। एंड टू ओवरकम द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय MSMEs इन लास्ट 2 years ड्यू टू COVID-19, ठीक है। तो बजट में ये अनाउंस हुए हैं, टू ओवरकम डिफिकल्टी फेस बाय द MSMEs इन लास्ट 2 years ड्यू टू कोविड, तो MSMEs को रिलीफ देने के लिए है ये। एंड इन केस ऑफ फेलियर बाय MSMEs कि अगर ठीक है, तो 95% ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट जो है इट विल बी रिटर्न टू देम बाय द गवर्नमेंट, ओके। तो 95% अमाउंट जो है अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स जो साइन किए थे, अगर उन्होंने, तो जो भी उनकी जो अमाउंट उन्होंने ली है वापस कर देंगे। एंड ग्राउंड ऑफ रिव्यू विल बी मॉनिटर थ्रू गवर्नमेंट GEM जो इनका वो है पोर्टल है। देन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग, तो आपको ये याद क्या रखना है, इसमें सारी डिटेल याद रखनी है कि नहीं, ये MSME को रिलीफ देने के लिए लेकर आई गवर्नमेंट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये क्या है, बजट में, अभी वाले बजट में जो है एलोकेशन जो है इसके लिए कम कर दी, काफ़ी कम कर दी। तो ये TMA स्कीम जो है ये लॉन्च की गई थी ताकि असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके इंटरनेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्राइट, तो जो हमारा एक्सपोर्ट के लिए जाएगा, टू मिटिगेट डिसएडवांटेज ऑफ हायर फ्राइट कॉस्ट फेस्ड बाय द इंडियन एक्सपोर्टर ऑफ द, ठीक है। तो फ्राइट से रिलेटेड है, जो आपके फ्राइट चार्जेस होते हैं उसको कम मतलब उसको मिटिगेट करने के लिए, ताकि उसी से रिलेटेड ये स्कीम थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की थी। ऑल द एक्सपोर्टर ड्यूली रजिस्टर्ड जो हैं ऑफ एलिजिबल एग्रीकल्चर दे आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम, ठीक है। तो फ्राइट चार्जेस से रिलेटेड, बट ये क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने MOU साइन किया है विद डिजिटल ग्रीन एंटरप्राइज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक MOU साइन किया है विद डिजिटल ग्रीन एंटरप्राइजेस, ताकि एक नेशनल लेवल डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म बनाया जाए। एंड इसमें जो है, इस प्लेटफॉर्म में क्या होगा कि एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी, किस चीज़ की, मल्टी फॉर्मेट मल्टी लिंगुअल कंटेंट हो, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको आपका जो है इन्फॉर्मेशन जो है उनकी लैंग्वेज में मिल जाए, ठीक है, और उनको क्यूरेटेड कंटेंट मिले ऑन टाइम। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम ये क्या होते हैं, जो कि गैप फिल करते हैं बिटवीन द रिसर्च लैब्स एंड फार्मर्स फीड, ठीक है। तो एक्सटेंशन सर्विसेज जो होती हैं आपकी रिसर्च लैब में जो भी चीज़ें बनी हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है,
और आपका जो है फार्मर के फील्ड तक वो एटलीस्ट वो सर्विसेज जाएँ। तो इट ऑफर्स योर एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन टू हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड ऑफ फैमिली फार्म एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। यहाँ पे फैमिली फार्म क्यों लिखा है? क्योंकि मोस्टली जो फैमिलीज फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी पूरी फैमिली को लगा के रखते हैं, ठीक है जी, वहाँ पे काम जब करते हैं। तो आपकी इसको डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वो दिखती नहीं है एम्प्लॉयमेंट, लेकिन क्योंकि सारी पूरी फैमिली लगी हुई है, ठीक है। क्योलादियो नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है। इन्होंने प्रपोज किया है कि एक ज़ू बनाएंगे इनसाइड दिस पार्क, ठीक है। क्योलादियो नेशनल पार्क के अंदर ही एक ज़ू बनाएंगे जिसे बोला जाएगा भरतपुर बर्ड सेंचुरी, पॉपुलरली नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी। सॉरी, यहाँ ये तो न्यूज़ में था कल। तो भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी है उसी को बोला था कि वहीं पे एक ज़ू बनाएंगे। एंड ये तो हमारी जो क्योलादियो नेशनल पार्क है तो रामसर साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड ड्यू टू इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन द मिडल ऑफ सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी फ्लाईवे, जो हमारी बर्ड्स वहाँ पे आती हैं विंटर्स में, बहुत सारे पेलिकन्स आते हैं, कूट्स, गीज, डक्स, ये सब याद इतने नहीं रखने होते, बट हाँ आती हैं। सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी फ्लाईवे पे पड़ता है। ये वेटलैंड्स जो हैं दे आर नॉट नेचुरल, ठीक है। वेटलैंड्स नेचुरल नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून एंड ऑन वाटर पम्प्ड फ्रॉम द आउटसाइड, ओके। एंड रेयर साइबेरियन क्रेन भी आता है यहाँ पे, तो ये याद रख सकते हैं। फिर तो मतलब ये क्या है कि जो आपकी भरतपुर बर्ड सेंचुरी है ना, ओके, यहाँ पे आपका ज़ू बनाया जाएगा इसी के अंदर। तो वॉल्फ 1069b ये क्या है? एक्सोप्लैनेट है, बस, ठीक है। अब ये किस रेड ड्वार्फ के अराउंड घूम रहा है? तो इसका नाम 106b है, एक्सोप्लैनेट है। तो ये किसके? रेड ड्वार्फ स्टार वॉल्फ के अराउंड घूम रहा है, बस जो ये है इसी के अराउंड ये घूम रहा है। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? कोई भी प्लैनेट जो हमारा सोलर सिस्टम है, सन और हमारे जो 8 प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, अगर उनके बाहर कोई भी आपका प्लैनेट रहता है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, तो वो उसे हम एक्सोप्लैनेट बोलेंगे, ठीक है। तो रेड ड्वार्फ्स क्या होंगे? दे आर द स्टार्स विद वेरी लो मास एंड आर जनरली रेफर्ड टू एज कूलेस्ट स्टार्स, ठीक है। तो रेड ड्वार्फ्स क्या होते हैं? बहुत कम मास के होते हैं। ड्वार्फ है तो छोटे से होंगे, बहुत ही कम, एंड कूलेस्ट स्टार्स भी इनको बोला जाता है। एंड जो आपके एक्सोप्लैनेट इट इज़ ऑर्बिटिंग, ये बता दें कि ये इट इज़ ऑर्बिटिंग इन इट्स स्टार्स हैबिटेबल जोन, गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होते हैं? जो कि जहाँ पे बोला जा सकता है कि हाँ वहाँ पे वाटर है, मतलब लाइफ पॉसिबल है उस हिसाब से। मेकिंग द प्राइम कैंडिडेट फॉर लिक्विड वाटर टू पोटेंशियल एग्जिस्ट ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। लाइफ कब पॉसिबल हो सकती है? जब आपका पानी होगा वहाँ पे। तो हैबिटेबल जोन, उसी को गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं। इट इज़ टाइडली लोक्ड टू इट्स पेरेंट स्टार, मीनिंग वन साइड इज ऑलवेज इन द डे लाइट एंड अदर इज, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सटेंडेड रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होती है? एक्सटेंडेड रियलिटी जो है आपका रियल और वर्चुअल दोनों को कंबाइन कर दें तो एक्सटेंडेड, मतलब आप एक्सटेंड कर रहे हो अपनी नेचुरल वर्ल्ड को, जो रियल वर्ल्ड को, एक वर्चुअल उससे, ठीक है। तो एंड ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म दैट कवर्स, इसमें आपके सारे आ गए। वर्चुअल रियलिटी आ गई जो कम्प्लीटली वर्चुअल है, उसमें आपका कंप्लीट कट ऑफ हो जाएगा। जो आपके आइज़ के ऊपर वो एक स्पेक्स सा मोटा सा वो पहनाते हैं ना, और फिर आप उसमें वर्चुअली जो है चीज़ें देखते हो, तो दैट इज़ वर्चुअल रियलिटी का पार्ट। ऑगमेंटेड रियलिटी जो आपका नॉर्मल एनवायरनमेंट है उसी को वो बढ़ा के दिखाएगा, ठीक है, जब आप उसको स्पेक्स या जो भी पहन के देखते हो। देन मिक्स्ड रियलिटी में क्या होता है कि दोनों का मिक्सचर रहता है। तो ये एक ब्रॉडर टर्म है एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसमें ये सारे आ गए। तो एप्लीकेशन अब हुआ क्या, MOU साइन किया गया इसरो और IIT मद्रास के बीच में, ठीक है। इस पर कोलैबोरेट करेंगे एंड अदर टेक्नोलॉजीज इन इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ठीक है, इसके लिए ये करेंगे। एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर ये छोड़ो। एंड एप्लीकेशंस क्या है? इट हेल्प्स ट्रेन सर्जन्स बाय एनेबलिंग द इंटरेक्शन विद 3D इमेजेस, इट गिव्स कस्टमर्स द एबिलिटी टू ट्राई बिफोर दे बाय। इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके स्टैटिक पार्ट है, तो बेटर है कि आप वहाँ से पढ़ो ना कि यहाँ से, ठीक है। ये तो बहुत कम दे रखा है। तो जो इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन है, क्योंकि एक मीन्स का क्वेश्चन है तो उसको और डिटेल में करने की ज़रूरत है। देन वॉइस डीफेक्ट्स क्या होते हैं? जो कि जैसे हमने डीफेक्ट्स वो उसमें पढ़ा होता है ना कि अपने फ़ोटोज़ जो होती हैं, डीफेक्ट्स जैसे फ़ोटोज़ हैं, एक्चुअली वो किसी और की फ़ोटो किसी और का, मतलब कोई और चीज़ में किसी और का प्लेस कर दिया फ़ोटो, गॉट इट। डीफेक्ट्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक्चुअली में वो बंदा कोई और है, लेकिन वहाँ पे उसकी जो फ़ोटो एक्सचेंज कर दी टाइप्स,
ठीक है। तो ऐसे ही वॉइस डीप फेक, तो वॉइस किसी और की है तो मिमिक करेगी रियल पर्सन की वॉइस। पीपल जो है एआई और रोबोट्स कंप्यूटर पावर को यूज़ कर रहे हैं वॉइस क्लोन बनाने के लिए, ठीक है। मेरी वॉइस जो है या कोई सेलिब्रिटी की वॉइस, लेकिन एक्चुअली में हमें तो लगेगा कि वो बोल रहा है, तो ये क्या होगा, इससे मिसलीड करना लोगों को, है ना। तो वॉइस कैन एक्यूरेटली रिप्लिकेट टोनालिटी, एक्सेंट, केडेंस एंड अदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट पर्सन। तो थ्रेड्स क्या है, ऑब्वियसली इट कैन बी यूज टू डिफ्रॉड द यूज़र्स, ठीक है। आपने फ़ोन किया कि हेलो मम्मा मैं ये बोल रही हूँ समथिंग लाइक दैट, एंड मेरे अकाउंट में जल्दी से पैसे भेजो, मैं अपने फ्रेंड का अकाउंट नंबर भेज रही हूँ और मेरे को ज़रूरत है, जल्दी जल्दी भेजो, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो डिफेम करने के लिए, साइबर क्राइम्स करने के लिए, ठीक है। डीप फेक ऑडियोज़ कैन मेक रेसिस्ट, एब्यूसिव एंड वायलेंट कमेंट्स, ठीक है, ये तो हो ही सकता है। एंड पीएम, ठीक है, मैं मतलब पीएम तो मैं बता रही हूँ कि किसी का भी आप बना सकते हो, ठीक है। और फिर आप उसको जो है इंटरनेट पे पूरा फैला दो और लोग क्या करेंगे, उसको ट्रस्ट करेंगे, और फिर जब फैक्ट टीम उसको करेगी एंड देन तब तक तो लोग जो है इतना फैल चुका होता है, ठीक है, कोई भी चीज़। डिफेक्ट्स ऑडियोज में वेज टू डिटेक्ट, किस तरीके से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, एंटी फ्रॉड सॉल्यूशंस होने चाहिए, प्रोग्राम्स लाइक डीप ट्रेस एटसेट्रा। देन युवा संगम पोर्टल, ठीक है। तो युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ताकि लोगों से कनेक्ट हो, स्पेशली बिटवीन यूथ बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अदर स्टेट्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक्सपोजर टूर्स यहाँ पे, अच्छा फोकस क्या है, कंडक्टिंग एक्सपोजर टूर्स ऑफ द यूथ बिटवीन 8 नॉर्थ ईस्टर्न एंड अदर स्टेट्स, एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर ये करे जा रहे हैं, ताकि नॉर्थ ईस्ट वाले हैं जो डिस्कनेक्ट ना फील करें और बाकी स्टेट से कनेक्ट करें, टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थ्रू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी पेयरिंग, ठीक है। एंड आई होप ये आपको समझ आया हो। थैंक यू।